नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 23 ज्योतिष इस देश के विद्वान भविष्यवेता हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी गणना के मुताबिक आपको बताने वाले हैं कि साल 2023 कैसा रहने वाला है। और देखिए, कई मायनों में आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है, पिछले साल का जरा वक्त याद कीजिए, यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया से कोरोना की आहट आने लगी थी। और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते अपने देश में कैसा भयानक मंजर हम लोगों ने देखा था। तो क्या एक बार फिर से हम उसी तरफ जा रहे हैं? भविष्य में आखिर क्या छिपा हुआ है भविष्य के गर्भ में, वो जानने की हम कोशिश करेंगे इन भविष्यवेताओं के जरिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहले भी ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा इंसानों के कौतूहल की बात की जाए तो भविष्य को जानने को लेकर ही होती है। तो क्या है आखिर फ्यूचर में, हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग तमाम दृष्टिकोण से। लेकिन पहले शुरुआत कोरोना की से कर लेते हैं, क्योंकि कोविड को लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि आने वाला साल कोविड के लिहाज से क्या खतरनाक है? हाँ जी, कोविड के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस साल की जो कुंडली है, जो 12 बजे की कुंडली है, उसके अनुसार चंद्रमा अष्टम भाव पर राहु के साथ हैं और केतु के नक्षत्र में हैं। ये अपने में ही एक आपदाजनक परिस्थिति है। इसके कारण ये कोरोना या कोई ऐसी आपदा जरूर आएगी जिसके कारण पूरे विश्व में लोगों के बीच में हलचल मची रहेगी और सेहत के लिए खासकर बहुत ज़्यादा ये अपने लिए प्रॉब्लम लेके आएगा। नहीं तो ये तो चीज बड़ी डराने वाली एक तरीके से। पिछले, मैं जैसा कि कह रहा था अपने शुरुआती संबोधन में, कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछले साल की बात करिए तो साल की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। तो क्या उसी तरफ हम जा रहे हैं एक बार फिर से? सबसे पहले मैं एबीपी के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 2023 के लिए। मेरे विचार कुछ अलग हैं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में, जिसका कि स्वभाव आग्नेय होता है, जब कोई वायव्य नक्षत्र में कोई प्लेनेट मूव करता है, खास करके राहु, देखिए दो अंतर समझ लीजिए। प्रसार गुरु करता है और गुरु अप्रैल से आएगा और इसका संबंध अक्टूबर तक रहेगा। राहु उसकी परिस्थितियां बिगाड़ देता है और शनि जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। लेकिन विदेश में, पश्चिम देशों में इसका प्रसार कष्टदायी होगा, लेकिन भारतवर्ष में यह जानलेवा नहीं है। भारतवर्ष को सावधान रहना है और इतना भयावह नहीं है। भारत के लिए भयावह नहीं है, ये आपका आकलन है। लेकिन चीन में जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों की मौत हो रही है, शवों के अंबार लगे हुए, क्या हिंदुस्तान में एक बार फिर से ऐसा मंजर हो सकता है क्या? देखिए, 2023 का अगर टोटल योग देखते हैं तो 7 योग आता है, जिसका स्वामी ग्रह केतु है। 2, 2, 3, इसमें 3 जो है बृहस्पति हैं और 2 जो है इसको स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का योग अगर देखें तो उस तरह की भयावह स्थिति भारत में नहीं होगी जैसे पूरी दुनिया में, अभी अमेरिका में या चाइना में हो रहा है, वैसी स्थिति हम नहीं देखते। यहाँ भी देखने को मिलेगा कोरोना, लेकिन उस तरह भयावह नहीं होगा। लहर 1 और 2 और 3 की तरह नहीं होगा। आएगा कोरोना, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। टैरो के हिसाब से अगर बात करें तो आपका क्या कहता है आकलन, आपकी गणना क्या कहती है? जी, टैरो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कोरोना निश्चित ही एंटर करेगा भारत में। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उस तरीके की भयानक स्थिति बनते हुए मुझे नहीं दिखाई देती। फिर भी मैं अगर बात करूं तो अप्रैल तक सावधान रहने की जरूरत है, अप्रैल मई तक। अप्रैल तक हम बहुत सावधान रहें। लेकिन रावत जी, क्या लग रहा है 2023 में फिर से पुराना वो मंजर सामने आ सकता है जो हमने पहले देखा? अखिलेश जी, 2019 की जो ग्रह स्थिति थी उसमें और इसमें आज की डेट में बड़ा फर्क है। 2019 में गुरु नीच का था, केतु के साथ युति थी और शनि के साथ युति थी। यानी बृहस्पति जो है हमें शुभता देता है और बैक्टीरिया से लड़ने की हमें क्षमता देता है। शनि और राहु ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं कि जो लंबी बीमारी, क्रोनिक बीमारी, अस्थमैटिक बीमारी देते हैं। तो आज की डेट में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक अपनी स्वराशि के अंदर मूवमेंट में है, पावरफुल स्थिति में है। वो अप्रैल के बाद में, यानी 22 अप्रैल को, वैसे 31 मार्च को अस्त हो जाएगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि और राहु के साथ युति होगी। राहु भी बैक्टीरियल प्लैनेट है और शनि की तीसरी दृष्टि भी बैक्टीरियल प्लैनेट है, लेकिन ये स्वराशि के अंदर है। पावरफुल स्थिति पर 2 ग्रहों की दृष्टि और एक नीच ग्रह पर 2 ग्रहों की दृष्टि, इसका मतलब जो रेशियो है वो 20 से 25% 2019 के मुकाबले रहेगा। किस चीज का रेशियो? जो कोरोना की जो नुकसान स्पीड पहुंचाने का, जहां 100% दिया था, अभी ज्यादा 25% है, उसका रेशियो निकल करके आएगा। जी
थैंक यू अखिलेश जी। तो कोरोना रहेगा, उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज पर वो ज़्यादा रहेगा। इंडिया में उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमें कॉन्शियस रहना है, प्रिकॉशंस लेके चलना है। उस लेवल तक का ड्रास्टिक इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारी सोच से शुरू होती हैं। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो कोरोना हमें जल्दी से हिट नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल डॉक्टरों वाली बात ऐसे कर रही हैं। जब पिछली बार डॉक्टर्स भी यही बात कहा करते थे कि सकारात्मक रहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। एक चीज मुझे बताइए जरा, जो चीन से खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि चीन क्या बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से इस बार कोरोना में? देखिए, ऐसा है कि अभी पूर्व में 2 ग्रहण होकर के चुके हैं, और वो जो दूसरा जो ग्रहण है वो मेष राशि से संबंधित था। जो उस राशि से संबंधित देश हैं, मैत्री ज्योतिष की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इस महीने में कितने वार हैं, किस प्रकार की तिथियों से प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार के योग में प्रारंभ हुआ है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी वहाँ की स्थितियाँ बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई देती हैं। कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जो 1 जनवरी 2023 की हमने कुंडली बनाई है, नो डाउट उसमें हम संघटा चक्र का प्रयोग करते हैं। राशि संघटा चक्र में 17 जनवरी और 22 फरवरी, ये जो 2 पीरियड जो रहेंगे, ये नो डाउट भारत के लिए भी सेंसिटिव है। हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और आपने चीन की बात की, हमने चंद्र ग्रहण के समय भी बोला था हम लोगों ने कि चीन की स्थिति खराब है, आगे आने वाले समय भी चीन की स्थिति खराब है। वहाँ से लगभग सारे निवेशक उठ जाएंगे और उससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं यहीं से देखिए चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था के लिहाज से आप क्या देखती हैं आगे? देखिए, सबसे पहले एबीपी के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और बात कोरोना की हो रही है, तो मैं साल की जो शुरुआत है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शुरुआत वाले दिन 1 जनवरी को सूर्य धनु लग्न में उदय हो रहे हैं, और गुरु जो मीन राशि के लॉर्ड हैं, ये दोनों आपस में जो योग बना रहे हैं वो केंद्र के। तो जब सूर्य से गुरु केंद्र में है, और सूर्य को हम रोग प्रतिरोधक के लिए भी मानते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना घुसपैठ कोरोना की होगी। हाँ, दस्तक ज़रूर देगा कोरोना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर हम भारत की कुंडली से भी देखें तो चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है। चंद्रमा पुष्य में है और केतु हमारा अनुराधा में, और ये दोनों ही शनि के नक्षत्र हैं। और मेन ट्रांजिट जो शनि का हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि शनि को हम मानते हैं कि हाँ, रोग के लिए। अगर कर्क राशि से भी देखें जो हमारे भारत की है गोचर में, तो अष्टम भाव से हो रहा है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि कोरोना आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। एक इसमें देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, उतनी तेजी से अगर नहीं भी आता है तो भूमंडलीकरण का ये दौर है। पूरी दुनिया एक गांव है, सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसका बुरा असर अमेरिका या चीन जैसी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, तो उसका असर भारत जैसे देश पर भी पड़ने वाला है। देखिए, बिल्कुल पढ़ने वाला है। और अगर हम इस साल की शुरुआत की बात करते हैं, तो हम कन्या लग्न की राशि उदय हो रही है जब साल की शुरुआत होगी 12 बजे। और इसके साथ साथ जो चंद्रमा है राहु के साथ मेष राशि में है, मंगल स्वामी होते हैं मेष राशि के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस दौरान जो है छोटी मोटी, जैसे अभी कोल्ड वॉर चल ही रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो लड़ाई झगड़ा होना बढ़ सकता है, ऐसी न्यूज़ेज आ सकती है, और कोरोना भी हमें अटैक करेगा। और यही नहीं, हम साल के अंत में, क्योंकि बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी टू 22 अप्रैल जो है ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कोरोना की, मगर उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे त्योहार आएंगे आगे समय बढ़ेगा, मगर साल के अंत में भी 2000 त्योहारों में ही तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच के रहिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना फैल जाता है। आप कह रही हैं त्योहारों में कम हो जाएगा? मैं वही बात कर रही हूँ। बिल्कुल उस टाइम पे जो है स्थितियां संभलेंगी, क्योंकि जनवरी टू अप्रैल जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जाएंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ है कि साल का अंत होते होते, जैसे जैसे 2023 का अंत होगा, फिर एक बार जो है हम ये सारी चीज़ों के वेरिएंट देख सकते हैं दोबारा। अच्छा, 2023 के अंत तक ये चीज़ फिर से आ सकती है? ये तो एक नई बात आपने कह दी, मतलब फिर से लोग डर जाएंगे। मैं दर्शकों को देखिए बताना चाहूंगा, साल 2023 की जब बात हो रही है ना, ईयर ऑफ इंडिया इसे हम कह रहे हैं। कई बड़े आयोजन भी हिंदुस्तान में होने वाले हैं, G20 का भी आयोजन होने वाला है, यानी पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। और अगर ऐसे में कोरोना की वजह से कोई बड़ी दिक्कत होती है तो जाहिर तौर पर उसका बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में होगा। राखी जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत के संदर्भ में आप कैसे देखती हैं आने वाला साल? खतरनाक स्थितियां तो मुझे नहीं दिखती, लेकिन एक स्थिति है, जैसे ही विक्रम संवत बदलने वाला है मार्च में, उस टाइम पर हमें स्किन और दांतों से जुड़ी हुई नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और चीन के लिए अभी हालात 17 जनवरी के बाद और भी ज्यादा खराब हैं कोविड को लेकर। आप में से कितने लोग जरा हाथ उठाकर प्लीज बताइए जिन्हें लगता है कि भारत पर कोरोना का ज्यादा इस बार असर नहीं होगा? लगभग सभी लोग हैं क्या? आप अकेले पड़ गए इसमें, इस मामले में? आपको क्या क्यों लग रहा है कि भारत पे असर होने जा रहा है कोरोना का? देखिए, ऐसा है कि विधिवत मैंने सिद्धांत के अनुसार इसकी कैलकुलेशन किया है। हाँ। इसलिए
दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मैं सहमत नहीं हूं कि भारत पर असर नहीं होगा। भारत पर 100% नहीं तो कौन सी गणना है, थोड़ा बताइए उसको तार्किक आधार पे, क्या किस वजह से आप कह रहे हैं? खडनम भयातम भभोगो धृतम तत् कतर्कग्न युक्तेश युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति खखा भ्रष्ट वेदा भभोगेन युक्ता। ये चंद्र स्पष्ट का सूत्र है। अच्छा। और चंद्रमा सबसे खराब अष्टम भाव पर होता है, और वर्ष आरंभ में चंद्रमा अष्टम भाव पर ही राहु के साथ में युति बना रहा है। वहां पर भी केतु का संबंध जो नक्षत्र संबंध बन रहा है, यह किसी स्थिति में भी नजरअंदाज करने की स्थिति नहीं है। आप थोड़ा सा टैरो कार्ड के जरिए बताइए कि इकोनॉमी पर या पूरी दुनिया में जो अभी युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं उस पर क्या असर आप देख रही हैं? देखिए, अगर मैं ये देखूं कि युद्ध के हालात देखूं तो युद्ध तो मुझे अभी रुकता हुआ नहीं नज़र आता। अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था निश्चित ही महंगाई बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है डेफिनेटली। लेकिन जहां तक बीमारी का सवाल है, कोविड का सवाल है, जो कोविड चल रहा है, कोविड होगा ज़रूर डेफिनेटली, लेकिन भारत में बिजनेस भी बढ़ेगा। इस साल ट्रैवलिंग का बिजनेस भी बढ़ेगा। इस साल धर्म की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे। इस साल एस्ट्रोलॉजी की तरफ लोग बहुत आकर्षित होंगे। अर्थव्यवस्था पर एक छोटा सा सवाल, 1 मिनट, अर्थव्यवस्था पर अगर कोई बोलना चाहते हो तो अर्थव्यवस्था पर एक मिनट में आता हूं। अर्थव्यवस्था पर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल स्पेसिफिक, चूंकि अब बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं तो मुझे लगता है स्पेसिफिक आप जवाब दें। जापान जिसकी बड़ी इकोनॉमी है, या फिर रूस है, या मान लीजिए चीन है, और भी देश हैं, ब्रिटेन है, इन सब देशों में अर्थव्यवस्था के क्या हालात रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं, मैं सबसे बिल्कुल अलग बात करूंगी आपको। 2023 में अर्थव्यवस्था भारत की महंगाई की चरम सीमा पर होगी। इतनी ज्यादा महंगाई होगी, आंदोलन होंगे, किसान आंदोलन जैसे, लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अध्यात्म की तरफ लोग बढ़ेंगे, लेकिन बीमारियां हो या ना हो, लेकिन महंगाई का सामना, जैसे अभी आपने देखा दूध 2 रुपए बढ़ गया है, अभी तो अभी आया भी नहीं है जनवरी। जैसे ही शनि में कुंभ राशि में जाएगा, हमें एक मिस यूनिवर्स मिल सकती है, फैशन से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा हो सकता है, पार्लर्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था और महंगाई 2023 में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, सभी रिकॉर्ड। तो भविष्यवेताओं की निगाह से, राजनीतिक लिहाज से आने वाला साल यानी 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। राहुल गांधी आप देख रहे हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, इसका कपाती सर्दी में टी शर्ट में घूमते नजर आए। क्या उन्हें इसका कोई फायदा मिलेगा या फिर से नरेंद्र मोदी का जादू ही चलता रहेगा? इस पर बात करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और फिर 2024 का मुकाबला तो है ही। आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई है वो 2 जनवरी 1978 को हुई है, मीन लगन की हॉरोस्कोप है, और इनका वर्षफल भी अभी 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कन्या लगन का शुरू होता है। इनका वर्ष का स्वामी बनता है बृहस्पति, और मुंथा जो है इनकी आ रही है 4th हाउस में, जिसका मुंथेश भी बृहस्पति हुआ, वो मीन राशि में है। 410 एक्सिस में मुंथा का आ जाना और वर्षेश का इतना मजबूत होना, ये इंडिकेट करता है कि कांग्रेस के लिए बेहतरीन वर्ष शुरू होगा। राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी पे भारी पड़ेंगे? नरेंद्र मोदी पे भारी नहीं, भाजपा के ऊपर कांग्रेस भारी पड़ेगी, ये निश्चित है। ये क्या इससे कौन इत्तेफाक रखता है? हाँ। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है। राहुल गांधी की मंगल की महादशा इस टाइम पर चल रही है, जो कि 7th और 12th हाउस का स्वामी है। जितनी मर्जी यात्राएं करें, मैं लिखित में बता रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। राहुल एस्ट्रोलॉजिकल बात करें, वो भी तो एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सर जो कह रहे हैं, मैं सर की बात से पूरी तरह से, उसको भी ज्योतिष, हाँ सॉरी नहीं, द्वादश भाव, देखिए 7th का स्वामी और 12th का। राहुल गांधी की जो लग्न है वो वृष लग्न में जन्म हुआ है राहुल गांधी का, जहाँ पर मतलब राहुल गांधी को फायदा मिल रहा है कि नहीं? राहुल गांधी की वृष लग्न है, वृष लग्न के अंतर्गत राहुल गांधी का जन्म हुआ है। आप शायद तुला लग्न नहीं, वृष के अंतर, आप बोलिए, मैं सर की बात को बिल्कुल मानती हूँ। 2023 का जो साल है वो राहुल के लिए नहीं, वो अभी तो पूरे विश्व के लिए युग बदलने वाला साल है। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी के सामने जो पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी और आम आदमी पार्टी आगे आ गई थी, राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी अपनी पार्टी को बीजेपी के बिल्कुल सामने 2nd नंबर पे फिर से खड़ा कर देंगे, और आने वाला टाइम राहुल और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। पहली चीज कि पहले हम लोग प्रश्न को थोड़ा सा स्पष्ट कर ले।
क्षेत्रीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें हमें लगता है कि जैसे कुछ विद्वान ज्योतिषी तुरंत कहते हैं नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी को तुरंत खड़ा किया जाता है? कुछ क्षेत्रीय अस्तित्व क्या समाप्त हो चुका है? वहां की कुंडली क्या आप लोग भूल जाते हैं? क्यों हिमाचल में धरी की धरी रह गई नरेंद्र मोदी की कुंडली? क्यों पश्चिम बंगाल में धरी की धरी रह गई? अब दो चीजें देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, पहली चीज कि कांग्रेस नहीं उभरेगी, राहुल गांधी के इस यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को। दूसरी चीज, फायदा किसको होने वाला है? 2022 के बाद से जो क्षेत्रीय पार्टियां दबी हुई थी बीजेपी से, वह अब उभरते हुए और क्षेत्रीय चुनाव में उनको बड़ा लॉस देंगी और बीजेपी को बड़ा धक्का लगेगा विधानसभा चुनाव में, और लग रहा है और लग चुका है, यह देख रहे हैं आप। आपको क्या लग रहा है कि नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को? राहुल गांधी क्या भारी पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी पे? मैं नहीं मानती, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। 2023 जब शुरू होगा तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोविड की, इधर उधर की, जो की परेशानी होगी, और ये इस तरह से नरेंद्र मोदी जी संभालेंगे। एक मिनट 2024 रावत जी यहाँ भी ईडी को ला रहे हैं, तो नहीं, ज्योतिषियों को भी ईडी के नोटिस आ जाएंगे 2024 में। इसलिए कह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि ईडी के नोटिस के लिए तैयार रहो, इसलिए मैंने कहा है उनको। अरे तो ज्योतिष की गणना, इसमें ईडी से क्या लेना देना है? तो लॉजिकल तो बोलना पड़ेगा ना। अब वो कह रहे हैं कि पकड़ के बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टी तो गुजरात में थी, वहां पे क्यों आ गई वो? क्षेत्रीय पार्टी तो गुजरात थी, इतनी बहुमत क्यों आ गया वहाँ पर? वहाँ भी तो जादू चलना चाहिए था ना कांग्रेस पर। राजनीति की जो बात हो रही है, राजनीति में बीजेपी का जो बोलबाला है वो बिल्कुल रहेगा। अखिलेश जी, मोदी जी इनको बोलने दीजिए। राहुल जी को लाभ होगा, लेकिन राहुल गांधी के नो डाउट बहुत अच्छे ग्रह हैं, अगर आप सब कुछ है, लेकिन उनकी जो नेतृत्व क्षमता है ना, उनकी टीम के लोग ही में उनकी स्वीकारोक्ति नहीं हो पाती है, या आप ये कह सकते हैं बड़ा। नहीं, ये आपका व्यक्तिगत आकलन है या ग्रहों की दशा के आधार पे? देखिए उनकी 7.5 उतरती हुई है मकर लग्न के हिसाब से, और शनि नीच का है, चंद्रमा नीच का है। कौन सा ग्रह करवा रहा है? जरा उनको माइक दीजिए। मैडम सुनिए, सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, राहुल जी की कुंडली है ना, वो बादल है, बरसनी नहीं है उसको, नहीं आप इस जन्म में नहीं बरसना है। 2023 तो आप छोड़ दीजिए, 4 सितंबर को गुरु बकरी होंगे, दिसंबर तक बकरी रहेंगे। भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, G20 पूरे विश्व में परचम फैला रहा है। देखिए आपको एक बात बता दूं, मोदी जी के सामने जो लोग हैं स्थापित करेगा शास्त्री जी। अरे भैया, तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदुस्तान मेहनत सारी दुनिया कर रही है। देखिए जिसके भाग्य देखिए मोदी जी जिसके कुंडली में, जिसके प्रारब्ध में, जिसके दशा में परम राजयोग नहीं हो, तो घर में राजा, घर में जन्म लेने से नहीं मिलता। हाँ, ये आपके राजयोग ही नहीं है उनके कुंडली में। सहमत है, बिल्कुल सहमत है। लेकिन आप सोचिए ना, मोदी जी के सामने जितने भी लोग हैं, जो भी 3-4 लोग हम बोलते हैं, नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, सबकी जो एक कार्य करने की, या तो आप स्वभावगत कह सकते हैं कि आप नीतीश जी की विश्वसनीयता ही संदेहास्पद है, वो कब किसके आप कुंडलियों के आधार पे बताइए, व्यक्तिगत आकलन नहीं, कुंडली क्या कहती है? कह रही है सिर्फ नीतीश जी हैं जिनका गुरु, मैं आपको पंडित जी, जल्दी से फटाफट, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हो गया। सुनिए एक मिनट, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस पर राजनीति पर तो चल ही रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, अर्थव्यवस्था पर मैं एक कण बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, राजनीति पे वापस नहीं जा रहे। नहीं, आप राजनीति पे आइए, राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है, जल्दी से समय नहीं है। भारत की औषधियां, क्योंकि बुध और शुक्र इस साल शासन करेंगे, इसलिए भारत की दवाइयां, औषधियां, आयुर्वेदिक के सारे दुनिया में फैलेंगे। राजनीतिक रूप से मोदी जी को बहुत इसमें सम्मान मिलेगा। जैसा कि अभी ऋतु जी कह रही थी कि राहुल गांधी यात्राएं निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत अपना नाम उठा सकते हैं कि हाँ, कोई याद कर ले कि राहुल गांधी भी अभी हैं कहीं राजनीति में। लेकिन बीजेपी को बीट करना, हाँ बिल्कुल, मैं करिश्मा की बात से सहमत हूँ, 7 से 10 सीट ला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 9 से 11 पे आ सकती है, ज्यादा नहीं आ सकती। 7 नंबर का साल है, जैसे राम मंदिर का कुछ इस तरह का मुद्दा उठा था, उस तरह से कोई आध्यात्मिक मुद्दा फिर उठेगा इस साल, जिसकी वजह से वापस से नरेंद्र मोदी ठीक है। अब मैं बहस को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों से सवाल है, मैं यहाँ ठीक आ रहा हूँ आपके पास। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन बन सकता है? अब इस पे बात करते हैं, चलिए छोड़िए, बाकी चीजें हो गई। जो है ना, इनकी राहुल गांधी की कुछ खास बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी की जन्मपत्री में विरल नामक एक विपरीत राजयोग है, अगर बात करनी है ना कोई अच्छी, लेकिन वो भी खंडित है गुरु की दृष्टि होने से। राहुल गांधी जितनी पदयात्रा कर रहे हैं, देखिए उनका चतुर्थ भाव जो है ये जनता का होता है, और पंचम भाव जनता से मिलने वाला प्यार।
तो इनका 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो जन्म पत्री में 6 हाउस में है और व्यक्तिगत रूप से, और सूर्य भी वहां पर है। और गोचर में अगर आप देखेंगे तो वाणी भाव में इस वक्त शनि का गोचर होने वाला है 17 जनवरी से। तो अगर मैं एक लाइन में सवाल करूं, आपको जवाब दूं कि इनकी पद यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, तो उत्तर यह है थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र भाई मोदी को कहीं किसी प्रकार से उनके सामने रुकते हैं। सामने रुकने के लिए आपको जरूरी है आप देश के लिए विद्या के बारे में सोचें, अन्न के बारे में सोचें, उनकी नौकरियों के बारे में सोचें। जब आप देश हित के लिए कुछ सोचते हैं तब कोई काम बनता है। तो अभी इनके पक्ष में बिल्कुल भी छोटे में नहीं जाता है। अब समय नहीं है, बहुत छोटे में, जिनके पास भी माइक आ रहा है छोटे में बोलिए, आपके साथियों का ख्याल रखिए। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, उसके बाद दूसरे उसमें जाऊंगा मैं। 1 मिनट, विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं, कौन हो सकता है? राहुल गांधी, कौन हो सकता है विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा? इस पर आपका कोई आकलन है? किसका इस पर किसी का आकलन? हाँ। देखिए, हमने शायद पुरानी बातों से शुरू किया जाए तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा। हमने यहीं पर कहा था, किसी ने कहा था कि अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भविष्य अब समाप्त हो रहा है। हमने यहीं से कहा था उठ रहे हैं वो। और आप देखिएगा कि 2024 का जो चुनाव है राष्ट्रीय स्तर पर, अरविंद केजरीवाल एक सशक्त नेता के रूप में उभरेंगे और उनका चेहरा आएगा। नहीं, नीतीश कुमार की कुंडली सपोर्ट नहीं करती, ममता बनर्जी पतन पे है। ममता बनर्जी क्षेत्रीय नेता के स्तर से ऊपर नहीं उठेंगी। आप कह रही हैं ममता बनर्जी नेता से हटकर वो नहीं उठेंगी। क्यों हो सकती हैं? केजरीवाल ज्यादा आगे बढ़े हैं कि बुध जो है वो राजा और शुक्र महिला का कारक होता है, तो मोदी जी के अगेंस्ट महिलाएं ज्यादा रहेंगी। उनको माइक दीजिए। हाँ, फटाफट, अब जल्दी से। हाँ, अरविंद विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? बृहस्पति उदय हो रहा है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। प्रियंका वाली आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, हाँ, मैं आता हूं आपके पास। जी बोलिए। जी, इस पे अभी कैलकुलेशन नहीं की। हाँ, अच्छा, हाँ, किनकी कैलकुलेशन इस पर है? विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं, विपक्ष का इस बार सबसे बड़ा चेहरा 2000 मोदी जी के सामने प्रियंका जी रहेंगी। और जब मोदी जी के सामने वही कैंडिडेट महिला होकर के खड़ी होगी तभी मोदी जी की हार निश्चित है। देखिए अखिलेश जी, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा कौन उठ कर आएगा, तो सबसे पहले मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी। मोदी जी का जो है राजनीतिक कद बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन उनको अपने पार्टी में ही बहुत ज्यादा ट्रेटर्स से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। उनको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और उनको डेफिनेटली अपनी मदर से काफी सपोर्ट मिलेगा, सोनिया गांधी जी का सपोर्ट। ठीक, उनको माइक दीजिए। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें 19 जून 1970, तो 1 और 6 अंक मिलता है और 1 और 6 7 अंक बनाता है। तो डेफिनेटली इस साल उनकी छवि पहले से बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा नरेंद्र मोदी जी से कम्पीट कर पाए, क्योंकि साल 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और हो सकता है बहुत बड़े बदलाव आए देश में, इतनी पॉलिसीज चेंज हो जाए कि प्रेसिडेंशियल रूल आ जाए 2024 तक। तो कहीं भी नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी कॉम्पीट कर पाएंगे। एक सवाल रह गया था, आता हूं। एक सवाल रह गया था, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हम भूल रहे हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान में तो उथल पुथल बहुत बनी रहेगी। वहां पर ये कोरोना भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा उनको। आर्थिक स्थिति में तो सभी अब जानते हैं 200 मिलियन उनको मिल गया है, तो उससे क्या क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति भी उनका ठीक नहीं है। बट फिलहाल ये है कि वहाँ कू हो सकता है और मिलिट्री रूल वहां आने का संभावना बनता है। पाकिस्तान की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, उसी तरह म्यांमार का भी स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पड़ोसी में कोई भी ज्यादा ठीक नहीं है। श्रीलंका का हाल भी थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वहां उसका तो हाल ठीक है ही नहीं, लेकिन क्या बेहतर हो पाएगा? ये वैसा और भी खराब स्थिति हो सकती है, और ज्यादा ही खराब होगी मजीद। और इसमें और ये जो राजपक्ष जो गए हुए हैं वो वापस उनको ले आया जाएगा और फिर से वहां दूसरी बार फिर से वहां पॉलिटिक्स होगा। ये सब उनके, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये उन लोग की राशियों के अनुसार बोल रहा हूं। अच्छा, अब मैं समय चूंकि मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल आखिर में आ गया हूं, बिल्कुल। हाँ, क्या इसमें छोटी सी बात रखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं। 2023 का योग 7 है और नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म का दिन है 17 है, 17 का योग 8 है, 8-7 आपस में अति मित्र हैं। इसलिए 2023 में और 2024 में दोनों वर्ष जलवा बरकरार रहेगा। 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और 23 में उनकी शक्ति में और वृद्धि होगी। आज आप ये शंख जो लाए, एक बार भी आपने बजा के दिखाया नहीं, अभी तक सुनाया नहीं, इसकी आवाज नहीं आई है। एक बार जरा बजा दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम को। हाँ,
वाह। और इसी शंख ध्वनि के साथ अब मैं अगले सवाल की तरफ जा रहा हूं। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब हम लोग पहुंच गए हैं और आप सभी लोगों से सवाल, इस पर जो भी जवाब देना चाहे अपना हाथ उठाइएगा। तमाम राशियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि किस राशि के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है मोटा मोटी तौर पे? ये मकर राशि के लिए और मेष राशि के लिए थोड़ा सा ग्रहण जो पड़ेंगे उस समय को छोड़ के, और मिथुन राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। इस पे कोई और जोड़? हाँ जी जी। ये साल 2023 मेष राशि, मिथुन राशि और आपकी कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि, इन राशियों के लिए विशिष्ट रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। धनु राशि, मिथुन राशि और साथ में आपकी मेष राशि। ठीक है, किस राशि के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है? ये बता दो। सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि कुंभ राशि के लिए भी वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा और तुला राशि के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। और तुला राशि का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया और धनु राशि का संघर्ष भी समाप्त हो गया। सबसे हानिकारक जो समय आरंभ हो रहा है वो मीन राशि का आरंभ हो रहा है और उसके साथ ही मेष राशि का समय भी बहुत उत्तम नहीं रहेगा, मध्यम रहेगा। मध्यम रहेगा। यहाँ आप क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए, ऐसा है कि 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ में जा रहा है, तो कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले थोड़ा स्वास्थ्य पे अपनी सावधानी रखें और माता पिता के सेहत पे ध्यान रखें। यहाँ पर मानसिक तनाव रहेगा, आर्थिक रूप से अच्छा साल रहेगा। ठीक है जी। किस राशि के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है? इस बार जो राजा बुध हैं तो कम से कम मिथुन और कन्या राशि को वो सारे सुख देंगे जिनका सालों से उनका इंतजार था। मार्च की बात, जिनका वो सालों से इंतजार कर रहे थे जिन सुखों का, वो सुख देगा। अच्छा, मिथुन और कन्या। अलर्ट किसको रहना है? किस राशि के लोगों को अलर्ट रहना है, सावधान रहना है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेष राशि के स्पेशली लोग हैं जिनकी बात की जा रही थी कि बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि में स्वयं राहु गोचर करेगा जहां पर कि वो मंगल के यहां जाकर के अपने आप को संतुष्ट समझता ही नहीं है। तो मेष राशि और तुला को तो विशेष अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्पेशली मीन राशि में स्वराशिगत बृहस्पति गोचर करेंगे अप्रैल मंथ तक, तो मीन राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने जा रहा है, खराब नहीं होने जा रहा है। मीन राशि के, हाँ, मीन राशि के लिए स्पेशली बहुत मेष, सुंदर होने जा रहा सिंह, है। धनु, इनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के जो पिता हैं उनको हृदय की समस्या हो सकती है, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं। कर्क राशि वालों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। गोल्डन ईयर, ठीक है। किस राशि के लोगों को सावधान रहना है? मुझे लग रहा है सावधान मेष राशि वालों को रहना बहुत पड़ेगा इस बार। और जो अच्छा है वो आप अभी बताया मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि उनका स्वराशि में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। सावधान रहना है कर्क राशि वालों को और तुला राशि वालों को। तुला, हाँ, आखिरी कमेंट। हाँ, देखिए, कर्क और वृश्चिक पे शनि का ढैया रहेगा और बुध की जो राशियां और शुक्र की राशियां हैं सुखी रहेगी। मैदनी ज्योतिष के सिद्धांत पर चर्चा करें तो बृहस्पति से संबंधित राशियां अच्छा फल भोगेंगी। कौन है वो शुक्र से राशियां? मीन और धनु और तुला। शुक्र से संबंधित राशियों के लिए अच्छा होगा जो है वृष और तुला। ठीक है। और बुध से संबंधित राशियां भी उसमें लाभदायक रहेंगी, जो है मिथुन और कन्या। इन राशियों को विशेष लाभ होगा, बाकी मध्यम होंगी। बहुत नुकसान अगर किसी को हो सकता है तो जैसे शनिदेव परिवर्तित होंगे, जब वो अप्रैल के बाद अपनी अवस्था को बदलेंगे बृहस्पति, तब मेष राशि वालों को, लोगों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, तो हमारी यही उम्मीद है। आखिर में यही कहना चाहूंगा दर्शकों से कि ये साल 2023 सभी को छप्पड़ फाड़ के धन दे और आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कुछ भी हो, मेहनत करने से मत घबराइए। जितनी मेहनत करेंगे अपनी तकदीर को आप उसी तरीके से बदलते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक ये अमूल्य बातें पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।